हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा ओम्स लॉ और ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि ओम्स लॉ को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे समझेंगे हम पानी के बहाव के माध्यम से। तो ध्यान से देखो, यहां बोर्ड पे ये कंटेनर है, सही बात, एक कंटेनर है और इसमें क्या है, मान लो इसमें पानी है। एक और कंटेनर है जो थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है। तो इन दोनों कंटेनर में हाइट डिफरेंस, ये मान लो साहब ये हाइट डिफरेंस है, इनके बेस के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज योर हाइट डिफरेंस। इस हाइट डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो होके नीचे आ रहा है। अब मान लो ये हाइट डिफरेंस हम बढ़ा देते हैं, इसे हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, यानी हाइट डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट डिफरेंस कैसे बढ़ाएंगे, इसे ऊपर ले जाएं थोड़ा सा और। अब एक और पहलू देखो, अगर हम इस पाइप को थोड़ा सा थिन कर दें तो पानी के फ्लो में एक रुकावट आ जाएगी, रुकावट यानी रेजिस्टेंस। जब ये रुकावट आ जाएगी तो फ्लो कम हो जाएगा। हम पाइप को थोड़ा और थिन कर दें, पतला कर दें भैया, थोड़ा और पतला कर दें, थोड़ा पतला और कर दिया, पानी का फ्लो और कम हो जाएगा। थोड़ा और पतला कर दिया, पानी का फ्लो और कम हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि जैसे जैसे हम उसका पतलापन मीन्स थिननेस बढ़ाते चले जाएंगे, फ्लो कम होता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। टी क्या है, थिननेस। थिननेस बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तभी तो आपने देखा होगा घरों में कई तरीके के पाइप होते हैं, कुछ मोटे पाइप होते हैं, कुछ पतले पाइप होते हैं, कुछ और थिन और पतले पाइप होते हैं। तो थिननेस बढ़ती जाएगी, फ्लो कम होता चला जाएगा। अब इसी चीज को हम कंपेयर करेंगे, मतलब एक समानता स्थापित करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। भाई यहां तो पानी बह रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या बहता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बहता है, करंट आई। अब ये देखो, इस रेजिस्टेंस से करंट आई बह रहा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पानी के केस में हाइट डिफरेंस की वजह से, और इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं वोल्टेज। अब एक बात और गौर करो, जैसे इसमें देखा था रेजिस्टेंस वाली बात, ये ऑब्जर्व करा इन्होंने हमारे जॉर्ज साइमन ओम्स, जिन्होंने ओम्स लॉ बनाया कि करंट कम हो जाएगा अगर हम इस सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ा दें। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है, यहां पर लिखा भी है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। आपके घर में रेजिस्टेंस कौन कौन सी है, पंखा एक रेजिस्टेंस है, टोस्टर, फ्रिज, एसी, कूलर, सब ये रेजिस्टेंस है। और इनको जब करंट मिलता है तो ये हमें वर्क आउटपुट देती हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये, उन्होंने ये देखा कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो एक इक्वेशन उन्होंने डेवलप करी, करंट इज इक्वल टू V/R, और यहीं से ये इक्वेशन आई V इज इक्वल टू IR। तो यही आपका ओम्स लॉ है, करंट इक्वल टू V/R। यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ध्यान से देखो, मैं पढ़ देता हूं। Ohm's law states that electric current flowing through a
कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। मतलब करंट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो टेम्परेचर और अदर पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये जो एनवायरमेंट है यानी जो आसपास की कंडीशंस के जो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हम इसे बोलते हैं, ये अगर कांस्टेंट रहें तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। बाकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है ये तो आप समझ ही गए, सही है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ, इसको नोट डाउन कर लो और ये सर्किट बना लो, ठीक है। थोड़ी देर में मैं इसे रब कर देता हूं, थोड़ी देर मतलब 2 सेकंड। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ का प्रूफ। अब ओम्स लॉ के प्रूफ के लिए हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। ये फिगर हम पहले भी बना चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में। तो ये देखो, एक ये आपका कंडक्टर है और कंडक्टर की लेंथ क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये गया आपका कंडक्टर। बच्चों फिगर जरा अच्छे बनाया करो, एग्जाम में फिगर बनाने पे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सही है, दिख रही है। अभी थोड़ी देर में मैं आगे से हट जाऊंगा। ए क्या होगा बताओ, आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया साहब बैटरी से कनेक्ट। किसे कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर को। V वोल्ट की बैटरी है तो क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ये होगी उसकी डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्यों लगता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ये कह लो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये लगा फोर्स, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आके ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है, यहां तक तो सब सही है। अब कोई एक फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या, फोर्स वाला फॉर्मूला। फोर्स का क्या होगा फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन में स्मॉल ई, फोर्स होता है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब जब ये मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से, एक्सेलरेशन तो इनमें होगा ही जब फोर्स भी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, दिस इज इक्वल टू ई अपॉन एम। V वोल्ट की बैटरी है, L लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/L। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, वैल्यू की या V/L रख दो, E/m V/L। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, याद है आपको, करंट इक्वल टू VDE/NA, याद आ गया होगा, हाँ वेरी गुड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, I/E/NA। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और मीन रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में, याद है वो डेरिवेशन, हाँ वो वीडियो देख लेना। ये सब चीजें ना आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू मीन रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू यहां रख दो,
ये वैल्यू यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा, a इंटू टाउ इज इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए। बहुत बेहतरीन, इसमें कोई शक नहीं, एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा तो और सारे शक दूर हो जाएंगे। ये है हमारा एक्सेलरेशन, ये इसे यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल टाउ इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए। देखो कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई, देखते ही आनंद आ गया। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इक्वेशन कैसे हम घुमाते हैं। I क्या होगा, इसे यहाँ ले जाओ घुमा के, V क्या होगा, इसे यहाँ ले जाओ घुमा के, तो कहाँ घुमाना पसंद करोगे, V इज इक्वल टू आई आर में कन्वर्ट करना है ना, तो हम ऐसा करते हैं V इक्वल टू, इधर घुमा दो, M यहाँ आ गया ऊपर, E नीचे चला जाएगा, हो जाएगा E स्क्वायर N, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम भी नीचे चला जाएगा और L ऊपर चला जाएगा, L अपॉन A, और फिर आ जाएगा आपका करंट, इसे ब्रैकेट में ले लो। देखो आ गई ये बात समझ में। N क्या है, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर भूल गए हो तो लिख लो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं अगर भूल गए तो। अब इस चीज को देखो, इसे कंपेयर करो V इज इक्वल टू आई आर से। R सर्किट की रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, तो ये क्या है, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। ये सब कांस्टेंट है, अगर ध्यान से देखो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कंडक्टर की कांस्टेंट होती है, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, टाउ की बात तो कर चुके हैं, नहीं टाउ रिलैक्सेशन टाइम ये भी कांस्टेंट। लेकिन एक चीज गौर करो, ये जो है ना ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाउ L अपॉन ए, ये सब तभी कांस्टेंट है इफ टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों। भाई टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो एक्सपेंशन भी हो सकता है कंडक्टर में, लेंथ चेंज हो सकती है, रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ओम्स लॉ में ये कहा गया है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इफ टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसे हम अब कंपेयर करेंगे V इज इक्वल टू आर आई। तो ये है हमारी रेजिस्टेंस, पहले इतना उतार लो, 2 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड बहुत होते हैं स्क्रीन पॉज करने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है V इजिकल टू आर इंटू आई, या कह सकते हैं V इजिकल टू आई इंटू आर इज कॉन्स्टेंट विच इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया, R इजिकल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ L अपॉन ए। सही है, ये आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से। अब एक ब्रैकेट फिर यहां बना दो, ऐसे कर लो, ये ब्रैकेट बना दो। तो ये जो टर्म है ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या सिंपली इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका एम ई स्क्वायर एन टाउ, ये है रेजिस्टिविटी और इसे हम डिनोट करते हैं ये वाले सिंबल से। इसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं, रो ही तो कहते हैं। हाँ, सो रो इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन इंटू टाउ। तो रेजिस्टेंस हो जाता है रो एल अपॉन ए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
रेजिस्टेंस का, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है? मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, और ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सही है। और रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? एम अपॉन ई स्क्वायर एन इंटू टाउ। देखो आ गई ये बात समझ में। एक चीज ये है कि जो रेजिस्टिविटी है ये एन पे डिपेंड करती है, और एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसीलिए ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई। यहां से भी ये बात निकल के आती है। मास पे भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे भी, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अच्छा, रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट तो आपको पता ही है भाई, ओम्स लॉ की वजह से रेजिस्टेंस आई, हमारे साइंटिस्ट ओम्स की वजह से रेजिस्टेंस आई। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स। रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी को, आर ए बाई एल। आर तो हो गया आपका ओम्स, ए हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर। तो रेजिस्टिविटी कितनी हो गई? ये सही है, ये यूनिट हो गई ओम्स मीटर। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। मैं कुछ पोर्शन रब कर रहा हूं, क्योंकि अब भाई आगे भी पढ़ाना है। थोड़ा सा रह गया है आज का लेक्चर। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव करा था, क्या हम एल लेंथ को यहां इसके नीचे ला सकते हैं वी के? बिल्कुल ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी अपॉन एल इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ, यानी रिलैक्सेशन टाइम, ए इंटू आई। देखो सही है, बिल्कुल सही है। V अपॉन एल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दिस m अपॉन ई स्क्वायर एंड टाउ ए इंटू आई। ये भी बिल्कुल सही है। इस एरिया को बाहर ले लेते हैं। अब ये पूछो सर कि हमने एरिया बाहर क्यों लिया? क्योंकि m ई स्क्वायर एंड टाउ ये क्या है? रेजिस्टिविटी। दिस सो इक्वल टू रो आई अपॉन ए। अब ये आई अपॉन ए क्या होता है? आई अपॉन ए क्या होता है? ये है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? करंट डेंसिटी। याद आ गया? जिसे हम डिनोट करते हैं जे से। जे इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो E इक्वल टू रो इंटू जे। आई अपॉन ए की जगह क्या रख दिया? जे। अब एक बात और ध्यान से देखो, वो क्या? रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। दोनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टी होती हैं। देखो कहाँ है? देखो ये है रेजिस्टिविटी, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। चलो साहब, तो हम रेजिस्टिविटी की जगह लिख देंगे 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो ई इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी इंटू जे। ये रब कर देते हैं। तो यहां से निकल के आता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो फॉर्मूला है वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई, ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। क्या है? ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो हम ये लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या? ओम्स लॉ, OHM', ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। सही है। कभी कोई पूछे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज, याद होनी चाहिए, फट से निशान लगा दो। सही है, नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया ना क्या क्या नोट डाउन करना है, कैसे कैसे करना है। सही, पहले ये फॉर्मूला एल नीचे ले आए थे, फिर ये ब्रैकेट में ले लिया आई अपॉन ए बाहर, ये रेजिस्टिविटी होता है ई इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए। उसके बाद हम यहां आ गए थे, तो आई अपॉन ए क्या होता है, जे इज करंट डेंसिटी विच इज करंट पर यूनिट एरिया, सो इक्वल टू रो इंटू जे। ये यहां से निकल के आ गया क्योंकि जे की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख दी। सो एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की जगह यहां रख दिया कंडक्टिविटी 1 अपॉन सिग्मा, और ये हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ निकल के आ गई। सिंपल है, इसे रब कर देते हैं बच्चों। तो अब ओम्स लॉ के बारे में कुछ खास बातें और देख लें। V इज इक्वल टू आई आर, तो अब हम पढ़ेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है। अगर हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करें, किसका, वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है, करंट वाई एक्सिस पे है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन रेजिस्टेंस भी भाई तभी तक कांस्टेंट है जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहे। भाई टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, बताओ बताओ, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई किसी कंडक्टर की लेंथ पे पहले ये बताओ क्या असर पड़ेगा टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाओ तो एक्सपेंशन होता है, लेंथ बढ़ती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। एल बढ़ेगा, एरिया घटता है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं घटता, तो कुल मिला के रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो उस केस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, कर्व प्लॉट करो, ये V हो गया, ये I हो गया, और ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, बहुत सारी फर्नेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस, या फिर ये कह लो कि ये आपके बल्ब जो होते हैं, आज के पहले हमारे टाइम में यूज़ होते थे ये बल्ब, आपके टाइम में भी यूज़ होते हैं। भाई हमारा टाइम कौन सा निकल गया, फिलामेंट वाले बल्ब। उसमें जैसे जैसे करंट पास होता रहता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो उसका कर्व इस तरीके का आएगा। तो यहाँ लिख भी सकते हो बल्ब। टॉर्च में तो आज की तारीख में भी वही बल्ब यूज होते हैं, लिख सकते हो टॉर्च, टॉर्च बल्ब, ठीक है, इसे नोट कर लो। कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे वैक्यूम ट्यूब, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, डायोड वॉल्व, इनमें भी रेजिस्टेंस वेरी करती है, और उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। अब इनका कर्व कैसा होगा, इसको रब करके बनाते हैं, चलो इसे रब कर देते हैं। और रेजिस्टेंस कहलाती है वो डायनामिक रेजिस्टेंस। ऐसा कर्व होगा अगर रेजिस्टेंस डायनामिक हो, ये V होगा ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होता है, करंट। ये डायनामिक रेजिस्टेंस वाला कर्व है। जब यहां पे देखो वेरी कर रही है ना, क्या वेरी कर रही है, देखो डेल्टा V इतना डिफरेंस है, डेल्टा I इसका डिफरेंस ज्यादा है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होती है, डायनामिक रेजिस्टेंस
इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। सही है, ऐसे लिख सकते हो ए बी सी। तो डेल्टा वी क्या है, ए बी, और डेल्टा आई क्या है, बी सी, जिसे हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती है, इसलिए इसे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या कहते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पता होनी बहुत जरूरी हैं। तो ये थे कुछ ओम्स लॉ के एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शन है ओम्स लॉ का, ये भी ओम्स लॉ का एक्सेप्शन है। तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल कब है, जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में। आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू।